स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कोमा 6 में। एस्टेट की तैयारी आपकी जोरों शोरों से चल रही होगी। दिन तो अब गिनती का एक हफ्ता ही रह गया है बस, और आज आपके एडमिट कार्ड भी स्टार्ट हो जाएंगे। लिंक तो आ गया लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो हो सकता है जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी तब तक आपका एडमिट कार्ड भी निकल चुका होगा। तो मेरी तरफ से तो बहुत ज्यादा बेस्ट विशेज हैं कि आपका बहुत अच्छे से पेपर हो, अच्छे से क्लियर हो। तो कुछ टॉपिक अभी रह गए हैं छोटे मोटे, जिसमें से लगता है कि क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, भी पहले आए हुए हैं और एक एक वीडियो में कवर हो गए हैं, तो हम लोग उसको भी कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, मीन मीडियन मोड वाला जो टॉपिक है वो हमारा रह गया था, तो मैंने क्यों ना थोड़ा सा इस ढंग से करा दें कि 3-4 टॉपिक जो इससे रिलेटेड है ना आपके साथ की साथ हो जाए। देखिएगा, पिछली बार मीन मीडियम मोड में से क्वेश्चन आए हुए थे आपके प्रैक्टिकल, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था और हम लोग ये सोच भी नहीं पा रहे थे क्या इतना इजी क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देख लेते हैं एक बार। देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम लोग मीन मीडियन और मोड को निकालते हैं, स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है। तो मीन मीडियन मोड के अंदर देखिएगा ध्यान से, मीन अगर हमने निकालना है तो हमें अगर मान लो कोई भी वैल्यू दी हुई है तो हमने क्या करना है, उसका एवरेज निकालना है और उसको डिवाइड कर देना है। जैसे मान लो अब ये दे दिया कि आपको इसका मीन निकालना है। पिछली बार इतना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था, 10, 20, 30, 40 और 50, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, 60 और अपना 110, 60, 40, 150, 150 डिवाइडेड बाय 5। इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा हमारा 30 हमारा मीन है, यही हमारा आंसर है। कितना इजी है। हाँ जी, अब मान लीजिए आपको मीडियन निकालना है, तो 1, 3, 5, 4, 6, 2, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, ये हमारी काउंटिंग ही है मान लो 9 तक की। तो अब हमने इसका मीन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर, जो हमें मतलब कि सही लगे वो हम कर सकते हैं। तो हमने असेंडिंग में कर लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 प्लस में 1, n प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा फॉर्मूला है। n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा जी, 10 डिवाइडेड बाय 2, 5। फिफ्थ जो है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ रैंक पे जितना भी नंबर आएगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा। अगर मैं कहूंगी हमने 8 लेना है, 8 नंबर है, तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम करेंगे वही 8 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी 9 बाय 2, 4.5। 4.5 जो है ये हमारा मीडियन आ जाएगा। या तो हम 4 लें या फिर हम फिफ्थ लें। तो 4 और 5 को हम अगर ऐड करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाय 2, 4.5 ही हमारा मीडियन आ जाएगा। ये मीडियन है। अब अगर मैं मोड की बात करूं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है आपका एस्टेट के अंदर। आप कहें कि तो बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, इसमें से ऐसे ही आया हुआ था पिछली बार। अब देख भी सकते हैं कि इसका मीन निकालना है, और एक बार मीडियन आया हुआ था पिछली बार, असेंडिंग ऑर्डर में करना था और उसका सिंपल मीन निकालना था। मोड निकालने के लिए, मोड का मतलब क्या होता है, बहुलक। कोई भी ऐसा अंक, कोई भी ऐसी डिजिट जो 2-3 बार रिपीट हो रही है, एक से ज्यादा बार रिपीट हो रही है। अगर मान लो 3-4 डिजिट हैं, वो बार बार रिपीट हो गए, तो उनमें सबसे ज्यादा जो भी डिजिट बार बार रिपीट हो रही है वो हमारा मोड हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 2। अब इसके अंदर आप देखिए 2, 2, 2, 3 बार रिपीट हो रहा है, 2 हमारा क्या है, मोड हो जाएगा। इसका ड्रॉबैक क्या है, इसको मिड पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर तो ये है, चाहे हमारा 1 भी अगर रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो 1 भी हमारा मोड हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके कुछ रिलेशनशिप हैं, वो कैसे हैं वो देख लीजिए। कार्ल पियर्सन ने इसके कुछ रिलेशनशिप बताए थे, वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पिछली बार 2 आए हुए थे मीन मीडियन मोड में से। एक तो सिंपल कैलकुलेशन थी जो मैंने अभी आपको फॉर्मूलाज बताए हैं, और एक क्या था, इसमें से आया था। तो देख लीजिए, हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आपका आ जाए। तो
ये है जब जनरली डाटा डिस्ट्रीब्यूट होता है, जनरली जब डाटा डिस्ट्रीब्यूट होता है अगर वो सिस्टमेटिकली सिमेट्रिकल हो, मतलब कि एक जैसा सा हो, यूं नहीं है कि मान लो अगर 5, 10, 15, 20 इस तरह से चल रहा है तो वो सिमेट्रिकल हो गया। एक डाटा क्या होता है कि मतलब कि उसकी कोई सिस्टमेटिकली नहीं है, कंटिन्यू नहीं है, कभी कहीं से स्टार्ट हो गया, कभी कहीं से नेगेटिव की तरफ जा रहा है या पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो क्या रिलेशनशिप रहेगा। देखिएगा, अगर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसको बोलेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन, मीडियन, मोड की क्या पोजीशन होती है, हर कई बार पूछा गया, नेट लेवल तक भी ये क्वेश्चन आता है। मीन, मीडियन और मोड हमेशा ही इक्वल होगा अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, डेटा सिमेट्रिकल है, बेल शेप के अंदर जाएगा, बिल्कुल इक्वल, दोनों तरफ से बराबर होगा। यानी कि जो मिड पॉइंट है, वो जो डेटा है मिड पॉइंट को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में समान रूप से टच करेगा। यानी आधा डेटा सेंटर पॉइंट से इस तरफ होगा और आधा डेटा क्या है सेंटर पॉइंट से राइट हैंड को होगा और हाफ क्या है लेफ्ट हैंड को होगा। ये आपने ध्यान करना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डेटा के अंदर क्या रिलेशनशिप होती है, मीन, मीडियन, मोड हमेशा ही बराबर होता है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है आपका ये। फिर आ गया कि नेगेटिव कब होता है, अगर शेप हमारी टेल की शेप, जो ये टेल है जहां कहां से स्टार्ट होके एंड पे कहां जाती है, वो अगर लेफ्ट साइड में जाती है तो क्या है नेगेटिव होगा, नेगेटिव शेप बनेगी। अगर ये पॉजिटिव राइट साइड में जाता है, टेल राइट साइड में जाती है तो क्या होगा, पॉजिटिव कर्व होगा। स्क्वी बोलते हैं इसको, स्क्वीनेस होती है इसकी, कि वो किस तरफ जा रही है, इसमें तो सेंटर में जाएगी, बराबर जा रही है, दोनों तरफ टच नहीं होगी, ना राइट में ना लेफ्ट में, कभी भी टच नहीं करेगी। इसके अंदर क्या है, अगर लेफ्ट की तरफ जा रही है एक टेल तो क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर हमेशा ही ध्यान रखना है कि जो मीन है, मीन है, मीन के बाद फिर मीडियन फिर मोड होगा। यानी कि इस तरफ से जाएगा, पहले मीन फिर मीडियन फिर मोड, ये हो जाएगा मीन, मीडियन फिर मोड। यानी कि मोड बड़ा है, फिर मीडियन है, फिर उसके बाद मीन है, ये आ जाएगा, इस तरफ से जाएगा, उल्टा अपोजिट तरफ से, मीन फिर मीडियन फिर मोड, इस तरह से ये जाएगा नेगेटिव के अंदर। फिर आ गया राइट के अंदर, पॉजिटिव स्क्वीनेस होगी, पॉजिटिव कर्व होगा, तो फिर कैसे होगा जी, पहले मोड फिर मीन, मीडियन फिर मीन, इस तरफ से मोड से बड़ा होगा मीडियन, मीडियन से बड़ा होगा मीन। इसके अंदर अपोजिट था, पहले मोड बड़ा है फिर मीडियन फिर मीन, मीडियन तो हमेशा ही बराबर मिड में रहेगा, इन दोनों की जो साइज है वो चेंज हो जाएगी, ये ध्यान रखना है आपने। अच्छा, एक 2017 के अंदर मेरे ख्याल में हार्मोनिक मीन के बारे में पूछा गया था, हार्मोनिक मीन निकालिए इसका। तो हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों ही देख लीजिए। सिंपल मीन तो मैंने आपको बता दिया, अर्थमेटिक मीन आपने क्या करना है, सबकी एवरेज निकालनी है और जितनी भी डिजिट हैं n से उसको डिवाइड कर देना है, यानी कि सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n हो जाएगा वो। तो इसके अंदर ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है, n, जितना भी नंबर है उसको, जितने भी हमारे नंबर हैं, मान लो 1 2 3, तो ये 3 हो गए, तो हमने क्या करना है, 3 n हो गया 3, 1 2 3 n 3 हो गए, 1 x1 1 हो गया, x2 2 हो गया, x3 3 हो गया। तो इसमें अंडर रूट करके ये कर देना है, ये फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि 3, इसको हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं, ये आएगा इसमें। टू 6 2, ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। फिर आ गया हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन के अंदर क्या है, रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल।
n जो है ये हो गया, मान लो वही वाला सम है, ये 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ये ऐसे ये वाला फॉर्मूला लगा के हमने इसको सोल्व करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा हार्मोनिक मीन के अंदर n ऊपर आ जाएगा और जितना भी डाटा है उसका हमने रेसिप्रोकल करना है, मतलब उसको अपोजिट करना है और उसको फिर हमने सोल्व करना है। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, मीन मीडियन मोड कब इक्वल होता है? जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बेल शेप में स्क्वीनेस इसकी सीधी रहेगी, ना राइट साइड को टच करेगी टेल, ना ही लेफ्ट साइड को करेगी। सिमेट्रिकल होगा डाटा तब होगा, अगर लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा तो नेगेटिव होगा, राइट साइड की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव होगा। ये ध्यान रखना है आपने। फिर एक है जी अपना इसके अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही है, लेपोक्रिटिक, मेसोक्रिटिक और प्लेटिक्रिटिक। इनमें से एक बार क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि कैसे क्या होता है, इसकी शेप कैसी होती है, तो वो भी देख लीजिए। इसकी पीक बोलते हैं इसको, जो इसकी जो चोटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीक है इसकी। वो पीक कैसी होगी? हाईएस्ट पीक इसकी कब होगी? एक बार इसको मैं रब कर देती हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ पाएगा आपको। देखिए, जब हम एवरेज निकालते हैं, जब उसका जो मीन है, उसका जो डेटा है, डेटा अगर उसका मिडल पॉइंट से टच कर रहा है, बिल्कुल लगभग टच करता है डाटा, जितना भी डाटा है वो सारा का सारा मिड पॉइंट से टच कर रहा है। जैसे मान लो एवरेज निकाली 31, 32, 33, फिर आ गया 31, 33, और अगर इनका जो भी हम एवरेज निकालेंगे वो लगभग क्या है? सेंटर पॉइंट को टच करेगी। ये ज्यादा गैप नहीं है इनमें। अगर इनमें ज्यादा गैप नहीं है, जो भी एवरेज आएगी वो सेंटर पॉइंट इसको टच करेगा, तो क्या आ जाएगा जी? हमारा लेपोक्रिटिक, कि सबसे ज्यादा टच कर रहा है, बिल्कुल नजदीक है। ये है कि आधा करेगा, मतलब कि नॉर्मल है, नॉर्मली भी टच तो करेगा लेकिन बिल्कुल इतना नहीं कि बिल्कुल नजदीक होगा, मीडियम होगा वो, तो क्या आएगा? मेसोक्रिटिक। अगर डाटा हमारा जो एवरेज डाटा है वो सेंटर पॉइंट, जितना भी बाकी का डाटा है वो सेंटर पॉइंट से मीडियम रूप से टच करेगा, मतलब बराबर नहीं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा टच करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? मेसोक्रिटिक। इसकी शेप बेल शेप में बनेगी। ये क्या होता है? मतलब कि एक किस्म से सिमेट्रिकल डाटा ही है। इसे हम लोग मेसोक्रिटिक को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज है, बराबर है। इसमें क्या है कि डाटा बिल्कुल टच करने वाला है उसको, मतलब ये क्या है? बिल्कुल पास पास ही है। अगर मान लो 33 की एवरेज आ जाती है या 32 की आ गई, या एवरेज लगभग हमारी 31.5 आ रही है, तो क्या होगा? 31 भी बिल्कुल पास है, 32 भी आधा पॉइंट कम है, ये इससे 1.5 पॉइंट कम है, तो लगभग सारा बराबर सा चल रहा है, तो ये हो जाएगा लेपोक्रिटिक। फिर है प्लेटिक्रिटिक। का मतलब क्या होगा कि जो मिडल में जो डाटा है ना वो आसपास में टच ही नहीं कर रहा, काफी दूरी पे आ रहा है। विलियम गोसेट ने इसको प्रूव किया था, विलियम गोसेट ने प्लेटिक्रिटिक को। इसके अंदर क्यों नॉर्मली डाटा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, काफी ज्यादा सेंटर पॉइंट का उसके बाकी डाटा से गैप बहुत ज्यादा होता है, तो आता है प्लेटिक्रिटिक, और इसकी ये शेप होती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको पेपर के अंदर ये पूछ लिया जाए कि इस शेप को क्या बोलते हैं, तो अगर आपका आ जाए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कैसी शेप बनती है, तो बेल शेप में, दोनों को टच नहीं करेगा। मेसोक्रिटिक किस टाइप का है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही है। ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और क्वेश्चन आपके आने के चांसेस हैं पूरे पूरे। और मुझे लग रहा था कि ये वाला टॉपिक आपका रह गया, तो क्यों ना इसको भी करवा दिया जाए। अच्छा, एक और पॉइंट है आपका, पिछली बार मैंने आपको कलेक्शन ऑफ डेटा बताया था। कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर मैंने सैंपलिंग भी बताई थी आपको कि सैंपल कैसे लिए जाते हैं। उसके अंदर एक कमेंट आया था स्नोबॉल सैंपलिंग के लिए। स्नोबॉल सैंपलिंग को मैंने थोड़ा शॉर्टकट में बता दिया था, मैं एक बार उसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि हो सकता है मतलब कि मेरे समझाने में और आपके समझने में थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप आ गया है। देखिए,
मैंने स्नोबॉल सैंपलिंग के बारे में बताया था कि जो चीज हमें अच्छी लगती है हम उसका ही रिसर्च करें, मतलब उसी का डाटा कलेक्ट करें। तो इसका मतलब ये था कि स्नोबॉल के अंदर क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग आगे, अभी तो हम एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप पीजी लेवल पे सभी आप लोग हैं, तो हो सकता है कोई नेट की भी तैयारी कर रहा होगा, किसी का नेट क्वालिफाई भी हुआ होगा। तो अब आगे क्या होगा कि आप लोग रिसर्च के लिए जाएंगे, पीएचडी वगैरह करेंगे, एमफिल करेंगे। तो वो रिसर्चर जो है ना, रिसर्च करने के लिए जब हम अपने प्रोफेसर के पास जाते हैं, अपने गाइड के पास जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ जी हमने रिसर्च करनी है ऐसे ऐसे। तो वो जो प्रोफेसर है वो पर्टिकुलर हमें गाइड करेगा कि आपको ना इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। तो उसकी चॉइस चलेगी कि इस टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करो। तो वो अपने जो पर्सन्स हैं उसको क्या करेगा, रिक्रूट करेगा, अपॉइंट करेगा अपने रिसर्चर्स को, उनको गाइड करेगा कि इस टॉपिक के ऊपर आपको क्या है, रिसर्च करनी है। ये देखिए, ये गाइड है हमारा, ये गाइड है, उसने 3 पर्सन को सेलेक्ट कर लिया कि आपने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है। ये पर्सन फिर आगे जाएंगे और रिसर्च करेंगे अच्छे से उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और ये बढ़ता जाएगा ऐसे। फिर ये आगे, मतलब क्या होगा कि सर्कल चलता जाएगा कि एक पर्सन ने अपने मनपसंद स्कॉलर को रिक्रूट किया कि आप रिसर्च करके आओ, मतलब कि निष्कर्ष निकालो कि ये जो चीज है ना इसके ऊपर क्या मतलब रिजल्ट है, क्या है ये चीज, प्रॉब्लम क्या है, उसका समाधान क्या है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग को मैंने जो बताया था, मैंने ये कहा था कि जो मतलब पसंद है हम उसकी ही सैंपलिंग करें। वो थोड़ा सा मतलब कि मैंने एक जल्दबाजी के अंदर उसको इस लेवल में बताया था कि आपको मतलब पेपर में आप इसको क्रैक कर सकें, लेकिन थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें आपको डाउट ना रहे। मीनिंग यही है कि हमें जो चीज अच्छी लगती है हमने उसकी रिसर्च करनी है, लेकिन हम पर्टिकुलर पर्सन रिक्रूट करेंगे, वो जाकर इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। ठीक है, बात क्लियर हुई आपकी। चलिए, अब बेस्ट विशेस बहुत सारी आपके लिए हैं, तैयारी के लिए आप लोग जुट जाइए। 2-3 दिन के बाद मैं आपको एक और स्ट्रेटेजी बताऊंगी एस्टेट को क्रैक करने के लिए। एस्टेट क्या, कोई भी टेस्ट क्रैक करने के लिए उस स्ट्रेटेजी को आपने 3 दिन के बाद ही फॉलो करना है। तो मैं आज वो आपको नहीं बताने वाली, क्योंकि अगर मैं आज बताऊंगी तो हो सकता है आप लोग उसको फॉलो करने लग जाओ। अभी 3 दिन आपके पास और भी हैं। 3 दिन तक आपने जो भी डाउट है, जो भी आपको लगता है कि ये क्लियर नहीं होगा हमारा टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का, उस पर आप जुटिए। 3 दिन के बाद जो स्ट्रेटेजी रहेगी उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा। अभी नहीं, अभी सिर्फ क्या है, अपने एडमिट कार्ड निकालो, तैयारी करो, और अपने अपने कमेंट साथ के साथ डालने हैं कि किसका सेंटर कहाँ आया है, ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरे साथ कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और वो लोग कहाँ कहाँ एग्जाम देने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। नए टॉपिक तो मैं नहीं कहूंगी, अब तो पुराने रिवीजन ही कराऊंगी। लगभग हमारे कुछ टॉपिक जो छूट रहे थे, मुझे लग रहा था वो लगभग मैंने करवा दी हैं। अब तो मैं रिवीजन सीरीज को ही आगे कंटिन्यू करवाऊंगी। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू।